ओके सो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। तो शुरू करें अपनी क्लास, है ना। कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज़्यादा चल रही थी आपसे, प्रीवियस जैसे 12th का बैच होता है तो उसमें जो है मतलब बच्चों को कईयों को दिक्कत आ रही थी लॉग इन करने में, तो इसीलिए मैंने फिर आपको फायदा नहीं था कल की क्लास का। ठीक है, तो जो है आज अपन बात शुरू करते हैं अपनी। इसमें जो है जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो मैंने आपको जो है क्या क्या बता दिया। उसकी अगर अपन बात करें, ओके 2 मिनट, एक दो कोई और पार्टिसिपेंट्स अगर ज्वाइन करते हैं। ओए चुप। ओके, आप अपने माइक प्लीज, है ना, बंद रखना। ओके सो देखिए क्या है कि जो लास्ट क्लास में हमने समझा था उससे आगे अपन बात करेंगे इसके अंदर। अब क्या है, जैसे मैंने आपको क्या है कि जो चीजें सिखा दी, सच एक और काम करते हैं कि कल जैसे अपनी क्लास नहीं लग पाई थी तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कल हम क्लास लगाएंगे। तो कल शाम को 6 बजे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जितना हम आज कर लेंगे ना, जितना आज तक हम हमारा हो जाएगा, बहुत अभी ज़्यादा हमने सिलेबस नहीं किया है। ठीक है ना, तो जो है अब हम आगे खैर नेक्स्ट मंथ में ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ये भी 2-3 दिनों में काफ़ी मॉडिफाई होने वाली है, हमारा टाइम ऑफ स्टडी भी बढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप इसमें देखोगे और मॉडिफाई होंगी, बेटर होंगी हमारे लिए। तो जो है एक बार हम क्या करेंगे कि जो है कल, ठीक है 2 मिनट, एक दो और कोई आ रहा है तो मैं फिर देखता हूँ। सर कल मॉर्निंग में रखोगे क्या क्लास? नहीं, इवनिंग में, इवनिंग में जो आपका बैच का टाइम होता है ना 6 बजे, उसी टाइम पे सर टेस्ट यही रखेंगे टाइम आप। 6 PM? हाँ जी, अच्छा 6 PM टेस्ट है। पे टेस्ट होगा। ओके ठीक है, टेस्ट लेंगे और एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज में अभी तो सिर्फ जितना जितना सिलेबस आज तक अपना हो जाएगा इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उतने का ही टेस्ट लेंगे। अब देखते हैं आप क्या करते हैं ना। ठीक है, तो आप ठीक अच्छे है से सर। अपनी तैयारी कर लेना। चलिए, तो जो है हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हम करेंगे, टर्म्स टू रिमेम्बर। वो जो ऑन एंड ऑफ जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं चैप्टर को तो आती रहती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, टर्म्स टू रिमेम्बर। सबसे पहले आइसोटोप्स, पुरानी टर्म है, आपने पढ़ी हुई। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द अपना माइक बंद कीजिए। ये पारस मैं आपको निकाल ही रहा हूँ यहाँ से, है ना, इसमें से, मीटिंग में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having different mass numbers। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स, वो जो है ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। ओके, एक चीज और, ये जैसे आप में से किसी ने भी, आपने लिंक शेयर नहीं करना होता, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है पारस नाम के किसी स्टूडेंट को मैंने एडमिशन नहीं दिया है इसके अंदर, तो ठीक है, आप एक चीज स्ट्रिक्टली ध्यान रखो कि आपको अपना लिंक किसी से शेयर नहीं करना है ना। ठीक है, आपको अपना लिंक अपने पास ही रखना है, किसी और से शेयर नहीं करना। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है, बट सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स।
है ना, सेम एलिमेंट के होते हैं, मगर इनका तो सेम एलिमेंट के होंगे तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मगर मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे क्यों ऐसा। जैसे हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं? ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो हम इनको नाम देते हैं, ये क्या होते हैं? इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक बार आप ये लिखिए, फिर हम बात करते हैं। ये मैं डेफिनेशन रब कर रहा हूँ यहाँ से। हाइड्रोजन में जो होते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये आइसोटोप कैसे होते हैं, इनका मास नंबर अलग कैसे होता है? देखो, प्रोटियम में क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा होता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, तीनों में क्या अंतर होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में प्रोटॉन तीनों में सेम है। प्रोटॉन एक 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 है, तो प्रोटॉन सेम होने पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है। जब प्रोटॉन सेम होता है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन आइसोटोप्स के मास नंबर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो, प्रोटॉन इसमें एक है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो मास नंबर 1 होगा। ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जुड़ा तो मास नंबर क्या हो गया? 2। इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जुड़ा तो मास नंबर क्या हो गया? 3। तो ये आइसोटोप्स कहलाते हैं आपस में। प्रोटियम को हम कभी कभी ऐसे P से लिख देते हैं, ड्यूटेरियम को D से लिख देते हैं, ट्रिटियम को T से लिख देते हैं। नॉर्मली जो है हमारे पास जो अवेलेबल हाइड्रोजन है, वो मेजॉरिटी जो है वो ये प्रोटियम होती है, तो इसीलिए जो है हम प्रोटियम इसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। जो ठीक है, तो इसको हम जो है मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे आप ये नहीं सोचो कि ऐसे कितने आइसोटोप्स, ऐसे कहाँ तक हम याद, आपको नहीं याद करने। सिर्फ ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है आइसोटोप्स जो है जनरली ये जैसे इस तरीके से होते हैं। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप अपने को अक्सर याद रखना पड़ता है, भाई हाइड्रोजन का ये आइसोटोप होता है, इस तरीके से होता है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जो है ये आपके पास 3 आइसोटोप्स आ गए। अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ना बातों में बातें बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, प्रोटियम को, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम को, तो मेन अंतर क्या होता है कि प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर प्रोटियम का मतलब बेसिकली प्रोटियम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन नहीं है इसलिए 0 लिखा है, पर न्यूट्रॉन है ही नहीं ना, ये H होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन यही लेते हैं, हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 ही लेते हैं ना अपने। तो अगर ये हटा दिया जाए तो क्या बचेगा?
ये H पॉजिटिव बचेगा। H पॉजिटिव आयन कुछ नहीं, एक प्रोटॉन ही होता है। H पॉजिटिव आयन एक प्रोटॉन ही होता है। आगे आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रोटोनेशन वर्ड अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपने हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐड किया किसी के ऊपर। डीप्रोटोनेशन वर्ड पढ़ेंगे इसका तो उसमें से हाइड्रोजन आयन मतलब आपने उसका न्यूक्लियस निकाला है उसमें से। H पॉजिटिव आयन कुछ नहीं, बस क्या होता है, वो एक प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, अपना गर्भित माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये जो है, ये जो चीजें हैं ये अपने को पता होनी चाहिए। इसके अंदर छोटी छोटी सी बातें हैं। ये आइसोटोप होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर अलग होने का कारण क्या हो गया? रीजन फॉर डिफरेंट मास नंबर इज क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर होने का कारण क्या है कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होते हैं। कुछ पूछना है? समझ आ रही है ना मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। कुछ पूछना? जी बोलिए। सर ये थोड़ा सा वापस बता दो सर, वो ना दूसरी लेट क्लास क्यों थे थी, बेटा? लेट हो गया लेट क्यों थे? सर, दूसरी क्लास थी सर। अभी अब आप ठहरो एक बार, है ना, मैं एक बार आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, उसमें देख लेना। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें जो बातें ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि जैसे इसी में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। टिन जो होता है SN बोलते हैं, टिन हैज मैक्सिमम आइसोटोप्स। दस आइसोटोप होते हैं इसके। प्रकृति में टिन के हमें 10 आइसोटोप्स मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई तो ऐसी एक इंफॉर्मेशन है कि सबसे ज्यादा आइसोटोप्स प्रकृति में किसके मिलते हैं नेचर में, तो वो टिन के मिलते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपके पास आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप के बाद अब दूसरी चीज क्या आती है? आइसोटोप के बाद अगली चीज आती है आइसोबार। आइसोबार एटम्स having different atomic numbers but same mass numbers are called isobars. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हो? आइसोबार्स बोलते हो। ठीक है, इनमें क्या चीज आती है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कार्बन डेटिंग के लिए लेते हैं C14 आइसोटोप होता है। कार्बन के वैसे 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 2 सेट आइसोटोप होते हैं, एक में मास नंबर 12 होता है, एक में 14 होता है। तो C14 और जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास नंबर भी 14 होता है नॉर्मल। तो ये भी क्या हो गया आपके, ये भी इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, ये भी आइसोबार हो गए। समझो मेरी बात को? तो यानी कि ये भी आपके पास आइसोबार्स हो गए। एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। इनको आप क्या बोलते हो? आइसोबार्स बोलते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ different elements having the same number of neutrons are called आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन्स जो है
सेम होते हैं. Atoms of different elements having the same number of neutrons are called isotopes. ठीक है, ये लिखिए अपने पास. सर आप कल टेस्ट किसका लोगे? कल टेस्ट बेटा ऐसा है, कल टेस्ट जितना आपने अभी आज कर लेंगे ना, जितना हम अभी आज कर लेंगे, कितने तक का टेस्ट लेंगे कल 6 बजे. मैं क्या करूंगा, आपको कल क्लास जूम पे नहीं होगी, ग्रुप के अंदर मैं एक लिंक शेयर करूंगा आपसे, और उस लिंक को जब आप खोलोगे तो आप क्या है कि उसके अंदर आपको जो है एमसीक्यूज ही हैं कल उसके अंदर. तो आप जो है वो एमसीक्यूज उसी विद इन जो 1 आवर टाइम में, या जितना भी मैं टाइम हो सकता है, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं है सिलेबस, इसलिए मैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं होंगे अभी ज्यादा, तो हो सकता है मैं कम टाइम का, आपको जितना टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा तो एक ही उसमें रिस्पॉन्स दे पाओगे आप. मतलब आप एक बार अगर आपने उसको सबमिट कर दिया, उसका दोबारा आप लॉग इन नहीं कर पाओगे. अपने पूरे नाम के साथ आपको लॉग इन करना है, आपके ईमेल से जुड़ा होगा. तो जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे वो हाथों हाथ मेरे पास पूरी स्प्रेडशीट आ जाएगी उस चीज की. तो आप बार बार रिस्पॉन्स नहीं दे सकते उस चीज का, एक ही बार आपने जवाब देना है. जितने भी क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज हो, ट्रू एंड फॉल्स हो, फिल द फिलअप्स, कुछ भी हो सकता है. जैसे मेरा भी खैर इनिशियली तो भी एक बार एमसीक्यूज का ही मैं आपको दूंगा. तो उसमें क्या है कि आप जो भी आपके पास आपका रिस्पॉन्स हो वो आप उसका सबमिट कर देंगे, तो वो मेरे पास उसके आपके आंसर्स आ जाएंगे. तो जितना हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ तक आज की क्लास तक कर लेंगे, बस इतना ही, अभी ज्यादा नहीं. ठीक है, ओके. चलिए. तो अब क्या है कि आइसोटोन्स क्या होते हैं. आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको सेम मिले अलग, तो वो आइसोटोन कहलाता है. ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर अपन बात करें आइसोटोप्स की, ठीक है, जैसे अलग अलग चीजों में, तो जिसमें नंबर ऑफ आपके जो जैसे क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है 1737. ठीक है, अब इसी तरीके से जो है कैल्शियम 2040 होता है. ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, एलिमेंट्स तो अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है, लेकिन इसमें आप अगर देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आएगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, या आप ये कह सकते हैं कि a माइनस जेड. तो इसमें हुआ 37 माइनस 17. ठीक है, 37 माइनस 17 कितना हो गया आपके पास, 20. इधर 40 माइनस 20, इतना, इधर कितना हो गया, 20. दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बराबर बराबर है. तो दोनों में न्यूट्रॉन्स बराबर बराबर है, तो दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स. इसको आप क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स. ठीक है, जिनमें क्या होते हैं कि नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, आइसोटोन्स. ओके, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, ये रब कर रहा हूं नीचे लाइन. ठीक है, जब हम अभी जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अभी हम 1-2 दिन में मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा, जो भी जिसमें आपने जैसे आपने ज्वाइन करना है. तो उसके बाद हम अभी 2-3 दिनों में और इसको रिवोल्यूशनराइज करेंगे, इसमें जो है और डिजिटलाइज करेंगे इसको, क्योंकि मॉडिफिकेशंस भी करेंगे, टाइम ऑफ स्टडी भी, स्पैन भी अपने इसको बढ़ाएंगे. तो जो है और बेटर तरीके से इसको क्योंकि ये जो महीना था मई का जो था ना, ये तो एक बार इन चीज़ों को समझने में ही लग गया भी, ये ऑनलाइन को कैसे बढ़िया से इम्प्लीमेंट करा जा सकता है. तो अब मेरे पास बहुत से रिव्यूज, बहुत से फीडबैक्स हैं, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा. तो जो है इट्स गोइंग टू बी मच बेटर नाउ. तो जो है अब देखिए क्या है, इसमें एक और आपको टर्म आनी चाहिए, उसको बोलते हैं आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज.
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस having the same number of electrons are called isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, तो इसकी जब अपने बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल को अगर अपने समझना हो तो एग्जाम्पल्स में क्या चीजें आती हैं इसके अंदर देखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसा होता है, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। जैसे देखो अब एग्जाम्पल, नियॉन। बताओ भाई नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताएगा कोई? एनीबडी? 10 सर 10। शाबाश, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है। Na पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें? सर 10 10 कैसे हुए? सर, क्योंकि +1 चार्ज, +1 है ना आयन, प्लस हाँ, +1 चार्ज है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास जो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 - 1 कितना हुआ? 10। 10 सर। ऐसे ही Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव की जब आप बात करोगे तो इसमें वही सीन है कि मैग्नीशियम जो है ये 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 12 - 2 हो गया 10। एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे कितने? 10। ठीक है। N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो N3 नेगेटिव का मतलब हो गया 7 + 3 10। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ 10। F नेगेटिव 9 + 1 10। ठीक है ना, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। CH4 मीथेन जो होता है, मीथेन में एक कार्बन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन के 4 हुए, 6 और 4 कितना हुआ? 10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे एक एग्जांपल है, आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। है ना, समझ आ जाए तो बहुत आसान है, नहीं पता होना तो बड़ी रामायण है। नहीं समझ आए या नहीं पता हो, कभी ना पढ़ा हो, इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा गैदर करोगे उतना कंफिडेंट रहोगे। ना पता हो तो बहुत रामायण है भाई, रामायण नहीं महाभारत। ठीक है, तो आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विद 10 इलेक्ट्रॉन ईच, हर एक में 10-10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है आपकी सारी की सारी क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के एग्जांपल हो गए आपके पास। तो ये 4 टर्म्स जो है धीरे धीरे हम और भी जैसे से आगे बढ़ेंगे और भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपके पास आएंगी। आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोमॉर्फस, आइसोडायफस, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, ऐसे तरह तरह के नाम आते चले जाएंगे। लेकिन मैं अभी क्या है कि बहुत ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता, अभी एक बार उतना जितना अपने को आसानी से समझ आता है, ड्यू कोर्स में सारी चीजें आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझा देंगे। ठीक है, तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और उसके बाद करा आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये 4 टर्म्स जो है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हम आगे की बात करते हैं। इसके अंदर कुछ पूछना है?
यहाँ तक कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो? नो सर। ओके, ठीक है। तो वैसे भी समझ आया बात, मतलब एक बार बताया बात, ये बहुत इजी है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। इस पे क्वेश्चंस अगर आए तो आप जो है आसानी से, आई होप आप टैकल कर ही लेंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब हम इसके क्या करेंगे, चैप्टर के कोर कंटेंट में आगे बढ़ेंगे। कोर कंटेंट से मतलब क्या हुआ कि चैप्टर का जो मेन कंटेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बारे में हम बात शुरू कर देंगे। ये लाइन रख कर दूं मैं, ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जो है हम जो है यहाँ पर अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ एटम। एक्चुअली क्या है कि एटम हमारी क्या, किस उसमें हम जा रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि हम एटम के बारे में पढ़ना ही क्यों चाहते हैं, ठीक है। वो क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर भगवान ने जो कण बनाया, सबसे छोटा कण वो कौन सा है, ठीक है। तो वहां से हमारी एक क्वेस्ट शुरू हुई थी, तो उसमें एटम के बारे में जो हम पढ़ते हैं, हालांकि एटम अब आज हम जानते हैं इंडिविजिबल नहीं है। हमने तो ये सोचा था कि प्रकृति में भगवान ने जो कण बनाया है सबसे छोटा, मैटर का सबसे छोटा कण, जिसको एटम बोल दिया था, लेकिन बाद में पता लगा इसमें भी और सारे, तो चलो खैर वो वर्ड एटम भी कंटिन्यू करते हैं। तो एटम दरअसल होता कैसा है, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में क्या है कि इसके बारे में कि एक एटम होता कैसा है, ठीक है ना, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम दिखता कैसा है, अंदर कौन चीज कहाँ पर है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बारे में लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए, थ्योरीज दी, ठीक है। थ्योरीज में अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ कुछ ने तो ऐसे ही हवा में फेंक दिया, ठीक है। हवा में फेंका तो लोगों ने कहा भैया बेकार की बातें, कोई तुक नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर लोग आए जिन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन किया, एक्सपेरिमेंट से चीजों को पता लगाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा नहीं, एटम मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। फिर समय बदला और रिसर्च हुई, और हमारे पास और बेटर रेजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी आती चली गई। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये बातें बताई हुई हैं जो पहले वाली हम एटम की मानते हैं, स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, वो कुछ बातें सही हैं पर कुछ हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे करके फिर ऐसे कर करके लोगों ने अलग अलग समय पर अपने अलग अलग जो है मॉडल्स ऑफ एटम दिए कि हमारे हिसाब से एटम ऐसा होता है, ठीक है। तो हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि हम जो है शुरू में जो सबसे पुरानी जो मॉडल है एटम का, उससे लेकर नए से नए आगे इंप्रूव करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि आगे जाके इतना ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच हो जाती है इसके अंदर कि हमारे सिलेबस कंटेंट से बाहर चला जाता है ये, लेकिन जो है फिर भी इसको शुरुआत से काफी रेंज तक हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ एटम को हम समझने की अब कोशिश करते हैं। देखो क्या चीज आती है कि सबसे पहला जो सबसे पुराना जो मॉडल हम माने, या मतलब थोड़ा सा जिसको एप्रिसिएशन कुछ हद तक मिला, हालांकि गलत था ये, वो था जे थॉमसन का। इसको बोलते हैं जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, या रेजिंग पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये जो था, ये जे थॉमसन का मॉडल था, ये क्या कहलाता है आपका, ठीक है, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, या रेजिन पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं इसको, ठीक है। पुडिंग तो क्या डिश होती है अंग्रेजों की, अपने ना भी पता हो, अपने तरबूज से समझते हैं इसको। तरबूज देखा है ना आपने, तरबूज कैसा होता है देखने में, जैसे तरबूज की अगर बात करते हैं, एक बार बनाना तो कुछ नहीं आपने, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। इनके अनुसार, ये भाई साहब जो जे थॉमसन थे, इनके अनुसार कैसा होता है एटम अंदर से, उसने कहा जी आप एक एटम को, अभी आप कुछ मत लिखो, सिर्फ बात को समझो, आप एक एटम को मेरे हिसाब से, अगर आप मानो, जे थॉमसन ने कहा कि मेरे हिसाब से आप समझो तो एटम जो है एक लाल रंग का ऐसा तरबूज है, जैसे तरबूज होता है। तो जे थॉमसन
के टाइम तक आपको पता ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। आप ये समझ लो कि उसको वो इज्जत देने के लिए बस समझ लो इसको एज अ मैटर ऑफ रिगार्ड हम इसको पढ़ते हैं, बाकी वैसे कोई मॉडल बिल्कुल गलत था। पर ये पता था जे थॉमसन को कि इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी होता, कुछ ना कुछ होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात जे थॉमसन को पता था। और ये पता लगा लिया था इसने कि ये बदमाश था, इसने एक चीज पता लगा ली भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव पार्टिकल। तो इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं भी जब न्यूट्रल है और एक नेगेटिव पार्टिकल होना कंफर्म है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता ही होगा इसके अंदर। तो इसने कहा कि भाई साहब आप ऐसा समझे, एटम को एक तरबूज की तरह समझे। तरबूज में क्या होता है? तरबूज को अगर आप अंदर से देखते हैं तो तरबूज में पूरा लाल लाल गूदा होता है, उसके अंदर पल्प होता है और उसमें आपने देखा उसमें बीज जो है ना बीच बीच में फंसे पड़े होते हैं, ना हिलते ना डुलते, बीज बड़े होते हैं उसके अंदर। तो कहता भाई मेरे हिसाब से तो एटम ऐसा होता है। अब आप समझ सकते हो कितनी ऊंची ऊंची फेंक रहा था, ठीक है ना, उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया तो इसका तो कुछ भी फेंक देगा और हम मान लेंगे, ठीक है। दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड, बट उसके हिसाब से ये जो है जो पल्प है वो पॉजिटिवली चार्ज था और जो इलेक्ट्रॉन्स है डॉट्स मैंने बनाए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। तो जो है इसने जो है जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से क्या बताया गया, इसने कहा इसको मैं रखता हूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom can be compared to a watermelon in which negatively charged electrons are embedded in a positively charged sphere. Just like seeds are embedded in the pulp of a watermelon, इस तरीके से। तो जे थॉमसन की अपनी विचारधारा थी, उसको उसको उसके हिसाब से ऐसा था, ठीक है। सही गलत की अलग बात है, तो आप समझ लो इसको तो हम बस ये कि क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था इसलिए हम इसकी बात ठीक है चलो एक पढ़ लेते हैं एक मैटर से, बाकी इसमें कोई विशेष इसमें कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पुडिंग की जब बात करें तो प्लम पुडिंग क्या होता है? पुडिंग थोड़ी सी इंग्लिश डिश होती है, तो उसमें क्या होता है जैसे थोड़ी जेली टाइप होती है अगर, तो उसमें क्या होता है जैसे या अपन कहते हैं अपने खीर का कटोरा है तो खीर के अंदर जो है गाढ़ी गाढ़ी खीर के अंदर बीच बीच में आप समझ लो किशमिश हो या जो है ना इस तरह के जैसे चेरी हो, ऐसी कोई चीज अंदर फंसी हुई हो, तो बिल्कुल वैसे इसने कहा था वैसे ही। तो वाटरमेलन से आसानी से समझ आ जाती है मेरी बात। तो जे थॉमसन का मॉडल था, तो इसने कहा कि आप वाटरमेलन का पल्प तो पॉजिटिव चार्ज ले लो और बीज को आप जो है सीड्स को आप जो है इलेक्ट्रॉन समझ लो, ऐसे होता है। तो इसमें क्या था, इस मॉडल का एक ही प्लस था कि दिस कुड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, कुछ हद तक, ठीक है। दिस मॉडल could only explain the electrical neutrality of an atom. It was soon
रिजेक्ट। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ही जो है एक्सप्लेन कर सकता था, बाकी इट वाज जो है इट वाज क्यों, और उसका कोई दुख नहीं था, तो इट वाज सून रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट कर दिया गया। दुनिया ने कहा भी हमें बेवकूफ बना रहा है, तूने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा है तो उतना ही बहुत है, ठीक है ना, ज्यादा एटम एटम मत कर। तो दिस वाज रिजेक्टेड। पर फिर भी हम इसको चलो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने वाला बंदा है तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। अब देखो, अब शुरू होती है नेक्स्ट बात। तो वो जो है अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, एक ढंग से किया हुआ काम था, जिससे एक एटम के मॉडल को, हमें एटम अंदर से कैसा होता है उसको समझने की एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल तरीके से कोशिश की गई थी, ठीक है। तो जो अगला मॉडल है एटम का, वो मॉडल दिया था जिसने, उसका नाम था रदरफोर्ड। और इस मॉडल ऑफ एटम को बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये वर्ड न्यूक्लियर आया न्यूक्लियस से। रदरफोर्ड इज गिवन द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। उसने न्यूक्लियस नाम भी गढ़ा था एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपने जो है रदरफोर्ड का नाम 9th क्लास में भी अपने आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो आपके चैप्टर्स, अधिकतर चैप्टर जो 9th वाले वो 11th में, और 10th वाले जो है ना वो आपके साइंस के जो है वो 12th में आते हैं। उनकी एक्सटेंशंस जो आती हैं, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखना, आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर अब हम जो है अगला मॉडल पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए जहां तक भी अपना वीडियो ऑफ हो जाए वहां तक का आप टेस्ट का सिलेबस समझ लेना आप, और मैं आपको जो है इसका वीडियो शेयर कर लूंगा कल सुबह, तो आप उसमें भी दोबारा अगर देखना चाहो देख लेना। वैसे कल तक के वीडियोस तो मैंने प्रीवियस क्लास तक के सारे आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या चीज आती है, इसमें एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट किया था इसने, इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या इसको ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अल्फा का साइन तो जानते हो नहीं, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलो, तो अब क्या है, इसको अब तो इसको करने का आगे इसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो हम जो है इसको यहीं तक करते हैं। आप 1 मिनट लिख लीजिए, हमारे पास लेस देन 1 मिनट बचा है। तो इसको चीज़ों को हम जो है बाद में ही समझेंगे, इसको कल परसों की क्लास में इसको समझेंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लो, टाइम इज आउट, क्लास खत्म है। फिर कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहना, राइट। 6 o'clock मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक से आप जो है आपके पास टेस्ट आ जाएगा, उसको आप करके आपको विद इन जो भी टाइम स्टिपुलेटेड होगा उसमें आपने देना होगा। जिस टाइम आप मुझे, जैसे ही आप सबमिट करोगे वो टाइम भी मेरे पास आएगा। तो ऑनेस्टली करना, बस जो भी काम करो, नो कैलकुलेटर्स, खैर ज्यादा तो भी कैलकुलेशन वाला कुछ काम है नहीं, फिर भी काम तरीके से करना, क्योंकि सीखना आपने। चीटिंग करना है अनफेयर मीन्स से नुकसान आपका ही है, वो खुद को चीटिंग करने वाली बात है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, ठीक है। चलिए फिर तो मैं अब आज के लिए मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है।